आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं में विषय अंग्रेजी के पेपर के सॉल्यूशन की। वीडियो को अंत तक देखना है, साथ ही अपने दोस्तों के साथ अपने क्लासमेट्स के पास शेयर भी करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। 80 नंबर का पेपर था ये। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। इसका अर्थ ये है कि नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ये एक वाटरफॉल मतलब झरने के ऊपर है। अब उसका नाम जो है एंजल फॉल है। उसका नाम एंजल फॉल क्यों पड़ा, उसकी ऊंचाई कितनी है, कहाँ पर स्थित है, इससे संबंधित ये दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना, वाटरफॉल मतलब झरना, तो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो वो है एंजल फॉल्स। ठीक है ना। अब एंजल फॉल क्यों है देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ सिचुएटेड इन ईस्टर्न वेनेजुएला इन ऑथ अमेरिका। मतलब ऑथ अमेरिका में ये वेनेजुएला में स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इट इज़ नॉन एज द एंजल फॉल। इसको एंजल फॉल के नाम से जाना जाता है। इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर जिमी एंजल्स। जिमी एंजल जो कि एक एविएटर था। एविएटर का अर्थ होता है कि जो एरोप्लेन को उड़ाता है, हवाई जहाज़ को जो उड़ाता है, जो चलाता है, उसको एविएटर बोलते हैं। तो उस एविएटर ने इसका पता लगाया था और उसके नाम के आधार पर ही इसका नाम रखा गया। जिमी एंजल के नाम के आधार पर एंजल फॉल इसका नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द एंजल फॉल्स। डिस्कवर का अर्थ होता है खोज करना। तो एंजल फॉल की खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी जिमी एंजल ने। व्हाट हैज़ कास्ड द ह्यूज क्रेवरीज एंड फिशर्स ऑन ओरियन टेपुइज फ्लैट टॉप। इस पर जैसे हम कहते हैं ना कि पानी एक ही जगह से बहने से वहाँ पर एक स्थान बन जाता है, जैसे जिसको हम झरना कह सकते हैं या नदी कह सकते हैं, नाला कह सकते हैं। तो इस प्रकार की वहाँ पर स्थितियाँ बन गई। तो किस कारण से बन गई, तो वो इसलिए बन गई, मैनी मिलेनिया ऑफ इरोज़न। इरोज़न का अर्थ होता है जैसे मिट्टी का कटाव, तो उसको बोलते हैं सोइल इरोज़न। तो बार ज़्यादा लंबे समय से वहाँ पानी बहने से वहाँ मिलेनिया जो है वो उसका कटाव हो गया, तो इसकी वजह से इसका निर्माण हुआ था। विच इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द कैरोनी रिवर। कैरोनी रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। ट्रिब्यूटरी का अर्थ होता है सहायक नदी। ठीक है ना। तो वो है चूरन रिवर। ठीक है ना, ये यहाँ पर दिया गया है ये। अगले क्वेश्चन की बात करें, द हाइट ऑफ द एंजल फॉल। एंजल फॉल की ऊंचाई कितनी है, तो वो है 960 मीटर। अगला है, गिव द अपोजिट ऑफ टॉप। टॉप का अपोजिट क्या है। अपोजिट का अर्थ होता है विलोम शब्द। टॉप मतलब किसी भी वस्तु का सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है उसको टॉप बोलते हैं, और जो सबसे निचला होता है उसको बॉटम बोलते हैं। तो इसका विलोम क्या हो गया, टॉप का विलोम क्या हो गया, बॉटम हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। गिव द नाउन ऑफ डीप। डीप का नाउन फॉर्म क्या है। नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, और डीप मतलब गहराई, तो इसकी नाउन फॉर्म होगी डेप्थ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ हैवी। हैवी की सुपरलेटिव डिग्री क्या है, तो हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री जो है वो हैवीएस्ट है। मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है कि सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने का तरीका ये है कि उसके लास्ट में EST होता है ज़्यादातर। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु कंट्रोल्स द फ्लाइट ऑफ एन एयरक्राफ्ट आर ऑपरेट्स इट इज़ कॉल्ड। मतलब एक व्यक्ति जो कि फ़्लाइट को कंट्रोल करता है, एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करता है या उसको चलाता है, तो उसको हम बोलते हैं एविएटर। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पेजेस, मेक नोट्स ऑन इट एंड गिव ए सुटेबल टाइटल। पैराग्राफ को पढ़कर नोट मेकिंग करना है और सुटेबल टाइटल ढूंढना है। तो यह जो पैराग्राफ है, यह पैराग्राफ दिया गया है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी पर। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी का अर्थ होता है ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। इसमें ईमानदार व्यक्ति और एक लालची व्यक्ति दोनों के बारे में बताया गया है कि वो धन कमाने किस प्रकार से दोनों धन का संग्रह कर सकते हैं। अच्छे से आपने पढ़ाई होगा, तो इसका जो टाइटल होगा वो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी होना चाहिए या फिर ऑनेस्टी होना चाहिए, तो दोनों सही रहेगा। अब बात करते हैं हम
सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में राइटिंग स्किल है, जिसमें लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, कंपोजिशन। अब ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहाँ पर जाकर आप इन क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि पहला जो दिया गया है तो ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर एक पोस्टर बनाना था, जो कि मैंने आपको करवाया था और आपने अच्छे से उसको प्रैक्टिस भी की है। इसी के बाद में जो दिया गया है वो अपने फ्रेंड को गणित, अंग्रेजी और जनरल नॉलेज की तैयारी करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए लेटर लिखना था। अगला है कंप्लेंट के लिए है कि आपने एक डिजिटल कैमरा ख़रीदा और उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो गलत है, सही नहीं है, इसके लिए आपको कंप्लेंट लिखना है। इसमें एड्रेस भी दिया गया है। दूसरा था कि इसमें आपको से नो टू पॉलीथीन बैग के ऊपर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है ना, जिसमें ये पॉइंट्स होना ज़रूरी है। इसी के अथवा में आपको एक पैराग्राफ राइटिंग करनी थी, इसमें वैल्यू ऑफ गेम्स का दिया हुआ है और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लास में करवाया हुआ है। और राइटिंग स्किल के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें भी आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। फ़िलहाल बात करते हैं हम सेक्शन सी की, जिसमें ग्रामर वाला पोर्शन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है ही इज़ गुड इंग्लिश, तो गुड के साथ में हमेशा एट प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है, गुड के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन एट का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है ही कैन राइट विथ हैंड, तो यहाँ पर अर्थन दिया गया है, तो अर्थन के स्थान पर ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर आएगा आइदर, EITHER। जब हम किसी वस्तु की दोनों तरफ की बातें करते हैं तो उसमें हम आइदर का यूज़ करते हैं, जैसे वह दोनों हाथों से लिख सकता है, मतलब दोनों तरफ से लिख सकता है। बिल्डिंग वाज, तो फालन आएगा, क्यों? क्योंकि दिया गया सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस है। वुड यू गिव मी बुक्स, तो इसमें सम आएगा, क्यों? क्योंकि दिया गया सेंटेंस जो है एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। यू कैंट सक्सीड, आप सफल नहीं हो सकते अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप, यदि आप कठोर परिश्रम नहीं करते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते। यू रिक्त स्थान नॉट गो देयर, तो इसमें नीड्स आएगा। यदि यहाँ पर आई वी दे यू होता तो नीड आता, अब चूँकि यहाँ पर ही सी इट नेम है, मतलब सिंगुलर है, तो नीड्स आएगा। अगला क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड में। पहला क्वेश्चन दिया गया है एज सुन एज द सन राइजेज द फॉग डिसअपियर्ड, जैसे ही सूर्योदय होता है ओस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सुनर, नो सुनर का प्रयोग करके, नो सुनर के बाद में डॉट 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 होनी चाहिए थी और उसके बाद में THEN, यहाँ पर ये नो सुनर का प्रयोग करना है। तो नो सुनर का प्रयोग हमने बताया कि नो सुनर का यूज़ कैसे करते हैं। सेंटेंस में एज सुन एज दिया रहता है तो उसके स्थान पर हम नो सुनर लगा देंगे। नो सुनर के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, वो होता है वर्ब के अनुसार। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, मतलब डज आएगा, ठीक है ना। फिर द सन, अब ये राइजेस में से एस हट जाएगा तो राइज हो जाएगा और दोनों सेंटेंस को THN देन से जोड़ देंगे। इसका आंसर हो जाएगा नो सुनर डज द सन राइज देन द फॉग डिसअपियर्स। अगला है ही डज नॉट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर नॉर, ये भी यहाँ पर ऐसा ही था, नाइदर और नॉर के बीच में डॉट 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 है। ना तो वो चाय पसंद करता है ना ही कॉफ़ी, तो नाइदर नॉर का अर्थ होता है ना तो ये और ना ही ये। तो इसका आंसर आएगा नाइदर ही लाइक्स टी नॉर कॉफ़ी। ओके, बाकी आप इन टॉपिक को हमारे चैनल के माध्यम से, जो ग्रामर फॉर ऑल के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें इनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हु आर दे, आई डोंट नो, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आई डोंट नो हु दे आर, आई डोंट नो हु दे आर। अगला है दे आर फ्लाइंग काइट्स, चेंज द वॉइस, मतलब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका आंसर हो जाएगा काइट्स आर बीइंग। जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस का होता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग का प्रयोग होता है। अब फ्लाइंग की थर्ड फॉर्म आएगी फ्लोन, FLOWN, बाय डैम। अगला क्वेश्चन है वी लिव हियर सिंस 1980, इसमें सही वर्ब की फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पर सिंस लिखा हुआ है और सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन। अब हैज़ बीन कब आता है? हैज़ बीन जब आता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो,
और हैव बीन कब आता है? जब सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। तो यहाँ वी जो है वो इसके साथ में क्या आएगा? हैव बीन। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1980। अगला है निशा शेड आई वांट टू ओपन दिस बैग। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसका आंसर होगा निशा सेड के बाद में इन्वर्टेड कोमा हट के दैट लगेगा, फिर ये आई का क्या हो जाएगा? सी। क्यों? क्योंकि निशा यहाँ पर आई है। तो शी। अब वांट का क्या हो जाएगा? वांटेड टू ओपन दिस बैग का हो जाएगा दैट बैग। ओके, क्योंकि नज़दीकता दर्शाने वाले शब्दों को दूरी दर्शाने वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो दिस का दैट हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो ये पास्ट में हो जाएगा और इन्वर्टेड कोमा हट के दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगेगा। अगला क्वेश्चन है द बॉय इज़ माई ब्रदर, द बॉय इज़ वियरिंग अ पिंक शर्ट। लड़का मेरा भाई है, लड़के ने गुलाबी कलर की शर्ट पहनी है। इसको रिलेटिव क्लॉज से चेंज करना है। रिलेटिव क्लॉज में हम हु और विच का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट यदि लिविंग थिंग हो तो हु और नॉन लिविंग हो तो विच। तो इसका आंसर देखिए, द बॉय, फिर आएगा हु, फिर यहाँ से लिखना है इज़ वियरिंग अ पिंक शर्ट, फिर यहाँ से लिखना है इज़ माई ब्रदर। एक बार और बोल रहा हूँ, इसका आंसर होगा द बॉय हु इज़ वियरिंग पिंक शर्ट इज़ माई ब्रदर। अब सेक्शन डी की बात करते हैं। तो सेक्शन डी में जैसे हमारी फ्लेमिंगो है और विस्टास है, इसमें जो लेसन और पोएम है, उन पोएम और लेसन से कुछ लाइनें दी जाती हैं। उन लाइनों को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने रहते हैं। तो उन लाइनों को हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे पहला दिया गया है वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब। तो ये लॉस्ट स्प्रिंग के पहले पार्ट से लिया गया है, जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है हु इज़ आई इन दिस अबोव लाइन। प्रश्न को समझना इंपॉर्टेंट है। ऊपर की लाइनों में आई का मतलब क्या है? तो आई का मतलब है राइटर, और राइटर है इसकी अनीश जंग। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। फ्रॉम विच चैप्टर हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बिन टेकन। इसका अर्थ ये है कि ऊपर दी गई लाइनें कौन से लेसन से ली गई हैं? तो लॉस्ट स्प्रिंग से ली गई हैं। व्हाट डज़ द वर्ड एमिट्स मीन, मतलब शब्द एमिट्स का अर्थ क्या है? तो वो है इन द मिडल ऑफ। अगला है व्हाट डज़ द वर्ड ग्लीबली। ग्लीबली का क्या अर्थ है? तो ग्लीबली का अर्थ होता है ऊपरी रूप से। तो यहाँ पर आएगा सुपरफिशियली। अगला क्वेश्चन है हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ही हैज़ फॉरगॉटन हिज होम। वह अपने घर को भूल चुका है। ठीक है ना। अगला है कीपिंग क्वाइट से ली गई पोएम है। द नेम ऑफ द पोएट पब्लो नेरुदा। व्हाट डज़ द पोएट मीन स्टिल। स्टिल का अर्थ होता है शांत, तो इसका क्वाइट आएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट पोएम, तो कीपिंग क्वाइट। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां है। ये हमारी जो विस्टास है उसमें लेसन नंबर 3 है। द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से लिया गया है और इसको लिखा है तुसानी दोषी ने लिखा है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि लेखिका जो है वो अंटार्कटिका पर जाती है और एक प्रोग्राम के लिए हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को लेकर जाती है। तो वो जिस जहाज़ में जाती है, अंटार्कटिका एक महासागर है, महासागर में द्वीप है। वहाँ जब वो जाती है तो वो एक जहाज़ में जाती है और जहाज़ का नाम है, उस जहाज़ का जो नाम है वो नाम है एकेडमिक सोकाल्स्की। उसमें वो बैठकर जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दी गई लाइनें किससे ली गई हैं? तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से ली गई। ऑप्शन नंबर सी। हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। स्टोरी को कौन नरेट कर रहा है? तो तिसानी दोषी, जो इसकी राइटर है। द अकाडमिक सोकाल्स्की वाज, मतलब अकाडमिक सोकाल्स्की क्या है? तो ये एक जहाज़ है, जहाज़ का नाम है। अगला है वेयर वाज द नरेटर ट्रेवलिंग टू, मतलब नरेटर मतलब लेखिका कहाँ पर यात्रा पर निकलती है? तो अंटार्कटिका के लिए निकलती है। बाकी ये क्वेश्चन दिए गए थे। आई होप कि आपका पेपर अच्छा रहा होगा। आपका पेपर कैसा गया कमेंट्स करके बताएं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप अंग्रेजी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।